हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना यूनिट 3 चैप्टर 8 द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स के क्वेश्चन और आंसर्स पार्ट को। अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है क्लास वीडियो, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यू पेज पे जाके चैनल के आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस उनके क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके उसमें व्यू पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बार बार सर्च करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपना द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन ए मैजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू हैव, गिव ए रीजन फॉर योर चॉइस। आप कौन सा मैजिकल ऑब्जेक्ट लेना चाहेंगे और उसके आपको रीजन देना है आपकी चॉइस के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर, आई वुड लाइक टू हैव ए मैजिकल नोटबुक दैट राइट आंसर्स ऑन इट्स ओन। मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक जादुई नोटबुक हो जो अपने आप आंसर्स लिख दे। इट वुड हेल्प मी टू कंप्लीट माई होमवर्क क्विकली एंड लर्न बेटर थ्रू स्मार्ट सजेशंस। तो इससे मुझे मेरा होमवर्क जल्दी पूरा करने में हेल्प मिलेगी और जो स्मार्ट सजेशंस हैं उनके माध्यम से मुझे बेहतर सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट वुड यू ड्रॉ फॉर योर सेल्फ इफ़ यू हैड ए मैजिक पेंट ब्रश, वाई। आप अपने लिए क्या ड्रॉ करोगे अगर आपके पास मैजिक पेंट ब्रश हो जाएगा तो, और क्यों। तो आंसर, आई वुड ड्रॉ ए बिग लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स बिकॉज आई लव रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो मैं एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसमें ढेर सारी किताबें हों, क्योंकि मुझे पढ़ना और नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वुड यू यूज द मैजिक पेंट ब्रश टू ड्रॉ फॉर समवन एल्स, इफ यस वाई, एंड इफ नो वाई नॉट। तो क्या आप किसी दूसरे के लिए भी मैजिक पेंट ब्रश को यूज करोगे उसके लिए कुछ बनाने के लिए? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए इसका आंसर हमारा यस, हाँ। आई वुड यूज इट टू हेल्प पुअर पीपल बाय ड्रॉइंग फूड, क्लोथ्स एंड हाउसेस फॉर देम। हाँ, मैं इसका इस्तेमाल गरीब लोगों की मदद के लिए करूँगा, उनके लिए खाना, कपड़े और घर बनाऊँगा। एवरीवन डिजर्व टू लिव हैप्पीली, हर कोई खुशी से जीने का हकदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। देखिए सेकंड है वर्क इन पेयर, डिस्कस द इंस्टेंस ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट यू हैव हर्ड रीड और एक्सपीरियंस्ड। तो आपको किसी भी काइंडनेस के ऐसे एक्ट के बारे में बताना है जो आपने सुना हो, देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो। शेयर योर आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आई वंस रीड अबाउट ए बॉय हु स्टार्टेड ए स्मॉल फूड बैंक इन हिज कम्युनिटी टू हेल्प हंग्री पीपल। तो मैंने एक बार एक लड़के के बारे में पढ़ा था जिसने अपने एरिया में भूखे लोगों की मदद के लिए एक छोटा सा फूड बैंक शुरू किया था। अनदर टाइम माई फ्रेंड गेव हिज न्यू शूज टू ए चाइल्ड इन नीड। एक बार मेरे दोस्त ने अपने नए जूते एक ज़रूरतमंद बच्चे को दे दिए थे। आई ऑल्सो रिमेंबर हेल्पिंग एन इंजर्ड बर्ड एंड टेकिंग इट टू ए वेट। तो मुझे एक घायल पक्षी की मदद करने और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की भी बात याद है। वेट क्या होता है? जो जानवरों का अस्पताल होता है उसको, और उसका जो डॉक्टर होता है उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। दीज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। तो ये जो काइंडनेस, काइंड होता है दया, दया के जो काम है ये पूरे वर्ल्ड को बेहतर बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। वर्क इन पेयर एंड डिस्कस एंड गेस द मीनिंग। तो इनके जो मीनिंग है वो नेक्स्ट स्लाइड में दे रखे हैं हमने सारे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ड गिवन ब्लो एंड ड्रॉ पिक्चर डिपिक्टिंग देयर मीनिंग। पिक्चर आपको खुद से ड्रॉ करनी है। शेयर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। नाउ अरेंज दीज वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज गिवन ब्लो। इनको डिफरेंट कैटेगरी, 3 कैटेगरी आपको दी हुई है, थिंग्स हैं, एक्शंस हैं, इमोशंस हैं। बट इसके अलावा एक वर्ड ऐसा है जो इन तीनों कैटेगरी से बाहर है। एक वर्ड यहाँ इवेंट का है, फीस्ट। फीस्ट होता है दावत, तो ये इवेंट होती है। तो थिंग्स आपकी पेंट ब्रश हो गई, फोर्ट्रेस हो गया, ट्विग हो गई, एक्शन बोज हो गया, विंडिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, और जॉय, फियर, कोल्ड ये आपके इमोशंस हो गए, और फिस्ट आपका इवेंट में आ गया। चलिए अब इनके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, इनके क्या क्या मीनिंग है मैं आपको हिंदी में फटाफट बता दूंगा इनके। पेंट ब्रश तो आपको सबको पता है, ठीक है। एक ब्रश जैसा औजार होता है जिसको कहीं पे भी, ब्रश यूज टू अप्लाई पेंट ए सरफेस, ऑफन यूज इन आर्ट और
पेंटिंग बॉल, एज यू ऑल नो। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको है नहीं। जॉय क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ठीक है, खुशी और आनंद की बहुत तेज भावना जो फीलिंग होती है। फोर्ट्रेस क्या होता है? लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और प्लेस दैट इज बिल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक्स लाइक ए कैसल, एक बहुत बड़ा मजबूत भवन या जगह जो हमलों से बचाने के लिए बनाई जाती है, एक तरह का इसको आप किला कह सकते हैं। फीस्ट क्या होता है? लार्ज एंड स्पेशल मील ऑफन मेड फॉर सेलिब्रेशन, जैसे कि मैंने कहा एक दावत होती है, तो एक बहुत बड़ा या खास भोजन जो अक्सर जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है, जिसको दावत कहते हैं। फियर क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ बीइंग स्कैर्ड और अफ्रेड ऑफ समथिंग, डर या किसी चीज के प्रति आपके अंदर भय की भावना, फियर। वाइंडिंग होता है समथिंग दैट गोज इन कर्व टू ट्विस्ट लाइक ए वाइंडिंग रोड और पाथ। तो वाइंडिंग क्या हो गया आपका? जो घुमावदार या मोड़दार हो, जैसे कि घुमावदार सड़क या कोई रास्ता, वाइंडिंग मतलब घुमावदार ऐसे। ट्विग क्या होता है? स्मॉल थिन ब्रांच फ्रॉम ए ट्री और बुश, पेड़ की झाड़ी की बहुत पतली या छोटी टहनी, इसको हम ट्विग कहते हैं। बोव्स, रिबन टाइड इनटू लूप्स लाइक हेयर बोव्स और ए कर्व वेपन फॉर शूटिंग एरो डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो फीते या जो लूप्स में बांधे जाते हैं, जैसे कि बालों में बांधी जाने वाली बालों में बोव्स लगते हैं, या तीर चलाने के लिए इस्तेमाल, बो क्या होता है? धनुष का बाण भी होता है, उसको भी बोव्स ही कहते हैं, ठीक है, अगर उसके कंटेक्स्ट में आप कह रहे हो, दोनों बोव्स ही है। ड्राइंग, ए पिक्चर मेड विद ए पेन पेंसिल और क्रेयॉन यूजिंग ऑन पेपर, एज यू एवरीबडी नोज, कलम पेंसिल या क्रेयॉन से कागज पर जो पिक्चर बनाई जाती है उसको ड्राइंग कहते हैं। कोल्ड, यू एवरीबडी नोज, ए लो टेम्परेचर दैट मेक यू फील चिली और अपोजिट ऑफ वार्म, तो बहुत कम टेम्परेचर जिससे आपको ठंड महसूस होती है, और या फिर गर्म का ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है। चलिए लेट अस डिस्कस, अब फाइनल क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। फर्स्ट, अरेंज द इवेंट इन ऑर्डर टू अकरेंस इन द पोएम। देखिए पोएम में ये आपको इवेंट्स दे रखी हैं सारी, इनका इनको सीरियली अरेंज करना है, ठीक है। द लास्ट वन हैज़ बीन मार्क फॉर यू, ये लास्ट इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। शेयर योर आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर, तो ये सारी की सारी देखिए हमने कौन सी इवेंट किस सीरियल नंबर पे आएगी, वो सारी की सारी ऑलरेडी अरेंज है। ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ये आपकी फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, सेवन्थ हो गई, एट्थ हो गई, 9 और लास्टली 10 इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है एज पर पोएम। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ आप खुद लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर पार्ट है। अगर हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर बहुत इतना लेंथी हो जाएगा कि ये 3-4 घंटे में भी फिनिश नहीं होगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम एनीथिंग। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देखिए ये 3 आपको दे रखे हैं, नीचे आपको 3 जगह खाली स्थान दे रखे हैं, उनको आपको भरना है इन 3 वर्ड्स से। तो फर्स्ट वर्ड में आपका आएगा प्लेफुल एंड इनोसेंट। इनिशियली द टोन इज प्लेफुल एंड इनोसेंट एज गोपी यूजेस हर इमेजिनेशन टू ड्रॉ इन द सैंड एंड लेटर व्हेन द जमींदार एंटर द स्टोरी द टोन शिफ्ट टू वन ऑफ, अभी क्या आएगा आपका? टेंशन एंड सस्पेंस। जैसे ही जमींदार आता है टोन्स कैसी हो जाती है? टेंशन और सस्पेंस की हो जाती है। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोएम द टोन बिकम्स, फाइनल में कैसी होती है? ट्रम्पेंट और सेलिब्रेटरी, क्योंकि अंत जीत किसकी होती है? एज गोपी एस्केप द जमींदार इज डिफीटेड विलेजर्स रिजॉइस, क्योंकि जो गांव वाले हैं वो आनंद मनाते हैं जैसे ही गोपी उससे छूट के वहां से आ जाती है। तो ये पूरा उसमें कैसी क्या टोन रहेगी उसके लिए बताया गया है, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट। द पोएम मोस्टली फ्लोज ए सिंपल राइम स्कीम। तो देखिए कोई भी राइम होती है, राइम में एक स्कीम के हिसाब से वो चलती है, रेयोटिक ये रिदमिक फ्लो होता है जिसमें, जैसे कि एक होता है ABCB, मतलब जो वर्ड बी के लास्ट में आ रहा है उसी का राइमिंग वर्ड, जो सेकंड लाइन है उसके लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसी का राइमिंग वर्ड फोर्थ लाइन के लास्ट में आएगा। यही आपका इसका पोयम है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ABB ये क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन के लास्ट में आपका वर्ड आता है, मैं आपको बता देता हूँ इसको कि होती कैसी है ये रिदमिक फ्लो, कि ABBA मतलब ये फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। फर्स्ट लाइन का लास्ट सेंटेंस जिस रिदम पे फिनिश होगा, फोर्थ लाइन का लास्ट सेंटेंस भी सेम रिदम पे फिनिश होगा।
और सेकंड लाइन थर्ड लाइन के लास्ट सेंटेंस लास्ट वर्ड सॉरी सेंटेंस बोलो लास्ट वर्ड सेम रिदम पे फिनिश होंगे। ए बी कैसा होता है कि फर्स्ट का लास्ट वर्ड, थर्ड का लास्ट वर्ड, सेकंड का लास्ट वर्ड, फोर्थ का लास्ट वर्ड, वो सेम रिदम पे फिनिश होते हैं। ठीक है, तो वो होती है ये रिदमिक फ्लो किसी पोएम का। दिस पोएम बिलोंग्स टू द, ये किससे बिलोंग कर रहा है? नैरेटिव और वर्ल्ड पोएट्री जेनर विच टेल ए स्टोरी थ्रू वर्स। तो ये दोनों आपके गलत हैं। तो चलिए, गिव एग्जाम्पल फॉर द पोएम फॉर फ्लोइंग एक्सप्लेनेशन। द पोएम इज रिच इन इमेजिनरी क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर इन द रीडर माइंड फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, देखिए पोएम जो है वो इमेजिन से भरी हुई है पूरी तरह से। ठीक है, तो अब जो रीडर है उसके दिमाग में पूरा एक क्लियर पिक्चर ये बना रही है। आप इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि चलिए हम देते हैं, गोपी पेंटे माइटी, इसको वाइड को आप इधर ले आना, माइटी वाइड रिवर इट्स करंट फास्ट एंड डीप। तो गोपी एक बहुत शक्तिशाली और चौड़ी नदी बनाती है जिसकी जो धारा है, करंट होता है धारा नदी की बहती है जो तेज और गहरी है। दिस लाइन क्रिएट्स ए विविड पिक्चर ऑफ वाइड एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये जो लाइन है हमें एक चौड़ी और तेज बहने वाली नदी की पूरी एकदम लाइव पिक्चर शो कर रही है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन इन द लाइन ऑन यू एंड यू एंड यू। तो देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया रिपीटेशन, उसका क्या इफेक्ट है, चलिए जानते हैं। इट एम्फेसाइजेज द थ्रेट एंड क्रिएट्स सस्पेंस एंड फियर शोइंग द सीरियसनेस ऑफ गोपीज वार्निंग टू जमींदार एंड हिज मैन। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि गोपी थी, ये दिखाता है कि गोपी खतरे में थी, तो एक खतरे को दर्शा रहा है, डेंजर को, उसके ठीक है थ्रेट को, जो गोपी चेतावनी देती है जमींदार और उसके लोगों को, और ये डर और सस्पेंस उनमें बना देती है, जिसमें क्या है, गंभीरता दिखाई जा रही है, सीरियसनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फ्रेज फ्रॉम द पोएम इन कॉलम 1 व्हाट दे सिंबलाइज इन कॉलम 2। तो आपको कॉलम 1 कॉलम 2 ये हमने कर रखा है। द मैजिक पेंट ब्रश, द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड, द ग्रैंड फोर्ट्रेस, ग्रीड एंड द डिजायर फॉर वेल्थ, द रिवर एंड द बीस्ट, ये किसका है, बैरियर, ये क्योंकि उसने बैरियर बनाया था, बैरियर टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम जमींदार्स एंगर, जमींदार के गुस्से से प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वाइल गोपी यूज द मैजिक ब्रश टू हेल्प अदर्स द जमींदार वांट टू यूज इट फॉर पर्सनल गेन, ये बिल्कुल सही है। दिस कॉन्ट्रास्ट ड्राइव द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब वो दूसरों की हेल्प के लिए चीज़ें बना रही थी, जमींदार क्या चाहता था कि वो उसके लिए चीज़ें बनाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये पूरे का पूरा आपको पढ़ना है, इसके आंसर हमने आगे कर रखे हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट। द मैन इज विस्परिंग एंड टेलिंग गोपी टू कीप द ब्रश ए सीक्रेट रिफ्लेक्ट हिज, इसका है केयरफुल एंड सीक्रेटिव नेचर। ठीक है, देखिए जो उसको आदमी मिला वो ब्रूस देके क्या कहता है, इसको आप बिल्कुल संभाल के और इसको सीक्रेट बना के रखना, सबको नहीं बताना है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन स्लिपिंग द ब्रूस इनटू गोपीज हैंड। तो इसका आपको सिग्निफिकेंस बताना है कि जो आदमी है वो गोपी के हाथ में ब्रूस क्यों दे रहा है, इससे क्या आपको समझ में क्या शो हो रहा है। तो आंसर इट शोज दैट, ये फुल स्टॉप हटा देना आप, फुल स्टॉप नहीं है। ही ट्रस्ट गोपी एंड बिलीव्स शी विल यूज द मैजिक ब्रूस वाइजली एंड विथ काइंडनेस। तो ये दिखाता है कि गोपी पर उसका जो विश्वास है, ठीक है, और वो मानता है कि वह ब्रश का जो यूज करेगी वो समझदारी से और काइंडनेस से करेगी, दया से। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। अब आपको इन सेंटेंस इसको कंप्लीट करना है सुटेबल रीजन के साथ में। द मोस्ट लाइकली रीजन द मैन इंस्ट्रक्ट गोपी टू पेंट नॉट फॉर वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर इज बिकॉज ही। देखिए, मैंने आदमी ने गोपी को इंस्ट्रक्ट क्यों किया था कि तुम्हें केवल जिसको जरूरत है, जरूरतमंद और गरीब है, उनके लिए चीज़ें बनानी है। जो वेल्दी है, जो सेल्फ सस्टेन सेल्फ सफिशिएंट है, उसके लिए आपको इसको कुछ नहीं बनाना है। तो ऐसा क्यों था, बिकॉज ही वांट द ब्रूस टू बी यूज फॉर हेल्पिंग दोज इन नीड नॉट
फॉर ग्रीड और सेल्फिश गेन, क्योंकि वो चाहता था कि जो ब्रूस है वो लोगों की जरूरत, जो जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प के लिए यूज हो, ना कि किसी की ग्रीड और सेल्फिशनेस के लिए। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टू गिवन ब्लो। तो अब जो आपको लाइन टाइटल दे रखी है उसका टाइटल आपको देना है। तो टाइटल इसका अप्रोप्रिएट है द मैजिक ब्रूस सीक्रेट। देखिए अब आपको सेकंड स्टेंजा दे दिया, ये भी आप पढ़िए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट रीजन। तो इसमें भी आपको रीजन दे रहा है, द न्यूज ऑफ द गोपी मैजिक ब्रश स्प्रेड थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स बिकॉज ऑफ इट्स क्या मिरेकलस एबिलिटी टू टर्न ड्राइंग इनटू रियल थिंग्स दैट हेल्प पीपल। तो क्यों फैल गई उसकी ये बात पूरे उसमें फॉरेस्ट में, फील्ड में, प्लेन में, कि भाई गोपी जो है उसके पास मैजिक ब्रश है, क्योंकि उसके जो ब्रश था उसमें ये एबिलिटी थी कि जो भी चीज़ वो बनाती थी वो रियल में हो जाती थी, जो लोगों की हेल्प कर रही थी। वाई डज द पोएट रेफर टू थिंग्स पेंटेड बाई गोपी पेंट ब्रश एज मैजिक गेन्स। तो देखिए गोपी जो भी चीज़ें बना रही हैं वो उसको मैजिक गेन्स क्यों लग रहा है, पोएट उनको मैजिक गेन्स क्यों रेफर कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बिकॉज एवरीथिंग गोपी पेंट्स विद द ब्रश बिकम रियल एंड ब्रिंग यू जॉय एंड रिफ्लेक्ट द अदर्स, रिलीव द अदर्स स्पेशली द पुअर मेकिंग इट सीम्स मैजिकल एंड वैल्यूएबल। क्योंकि गोपी जो भी चीज़ ब्रश से बनाती है वो सच्ची हो जाती है और दूसरों खासकर गरीबों को खुशी या राहत देती है, इसलिए वह जादुई और मूल्यवान लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स, रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए आपको इन्हें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है और उसको रेक्टिफाई भी करना है। तो चलिए, गोपी मैजिक ब्रश ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पावरफुल जमींदार, ये आपका ट्रू है। और द जमींदार रिक्वेस्ट गोपी टू पेंट ए ग्रांड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स, क्या उसने रिक्वेस्ट करी थी? नहीं, ये फॉल्स है। इसको करेक्ट हम कर लेते हैं। देखिए ये रहा इसका करेक्शन, रेक्टिफिकेशन। द जमींदार ऑर्डर नोट रिक्वेस्ट गोपी टू पेंट ग्रांड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स। उसने क्या किया था? उसको ऑर्डर दिया था, ना कि उससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे लिए किला बनाओ और मेरे लिए ज्वेलरी बनाओ। Now what did the जमींदार डिमांड फॉर ए ग्रांड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल रिवेल अबाउट हिज करेक्टर। तो जमींदार ने जो किले की और ज्वेलरी की खुद के लिए डिमांड की कि मुझे ये दो, वो उसके करेक्टर को क्या शो कर रहा है कि कैसा करेक्टर है जमींदार। तो इट रिवील दैट द जमींदार इज ग्रीडी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो जमींदार है वो लालची है, सेल्फिश, स्वार्थी है, एंड पावर हंगरी, और सत्ता का भूखा है। ही ओनली वांट्स टू यूज द मैजिक ब्रश फॉर पर्सनल वेल्थ एंड कंट्रोल। वह ब्रश का इस्तेमाल केवल अपने खुद के पैसे के लिए, शक्ति के लिए करना चाहता है। देखिए जो आपने चैप्टर में पढ़ा है वही आपको सब कुछ यहाँ पर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट पे। इस चैप्टर के 7 क्वेश्चंस हैं, इन सब का मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन भी आंसर्स भी इस तरह समझाऊंगा कि आपको बार बार लर्न करना ना पड़े। एक बार आप एग्जाम टाइम में ही बस ये छोटा सा पार्ट भी अगर वीडियो का देखोगे तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे जाके आप आराम से इनके आंसर्स लिख पाओ सभी क्वेश्चंस के इस चैप्टर के, ठीक है। उसको बार बार आपको रटना ना पड़े, आपको लर्न हो, मेरा मेन मोटो ये है। तो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन वाई गोपी मेड द राइट डिसीजन बाई रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर द जमींदार। गोपी ने जमींदार के लिए जो पेंटिंग है वो बनाने से इनकार करके सही फैसला क्यों किया, अभी आपको आंसर बताना है। तो हमारा आंसर है कि गोपी मेड द राइट डिसीजन बिकॉज द जमींदार वाज ग्रीडी एंड वांटेड टू मिसयूज द ब्रश फॉर पर्सनल गेन। तो गोपी ने सही फैसला किया क्योंकि जमींदार क्या था? लालची था, ग्रीडी था, और ब्रश का गलत इस्तेमाल वो करना चाहता था, मिसयूज, पर्सनल गेन के लिए। गोपी रिमेन लॉयल टू हर प्रॉमिस टू यूज द ब्रश ओनली फॉर द पुअर एंड नीडी। जैसा कि उसको उस आदमी ने कहा था कि इसको तुम केवल किसके लिए? गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ही यूज करना है। वो वचन गोपी ने निभाया और ब्रश का यूज केवल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ही वो करेगी। क्वेश्चन 2 है, गोपी थ्रेटन टू ड्रॉ ए बीस्ट टू स्केयर अवे द जमींदार। अब गोपी जमींदार को डराने के लिए जानवर की तस्वीर बनाने की धमकी देती है। जस्टिफाई हर एक्शन, उसके इस काम को आप जस्टिफाई करिए। हाउ वुड यू हैव डील्ड विद द सिचुएशन डिफरेंटली।
अब अगर आप उसकी जगह होते तो आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते, तो वो भी आपको इसमें आंसर में बताना है। तो चलिए आंसर, गोपीज एक्शन वाज जस्टिफाइड बिकॉज शी वाज प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ एंड स्टॉपिंग द जमींदार फ्रॉम मिसयूजिंग द ब्रश। तो गोपी का जो काम था वो सही था क्योंकि वह अपनी सुरक्षा कर रही थी और जमींदार को ब्रश का गलत रोंग मिसयूज करने से रोक रही थी। शी यूज हर क्लेवरनेस टू स्केयर हिम अवे विदाउट हर्टिंग एनीवन। तो वो अपनी बुद्धिमानी से बिना किसी को चोट पहुंचाए उसे डराकर भगा दिया उसने उसको। इफ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उसकी जगह होता या होती, आई माइट हैव डन द सेम और ट्राई टू कन्विंस द विलेजर्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट द जमींदार टुगेदर। तो अगर मैं उसकी जगह होता या होती तो यही करता या करती, या गांव वालों को साथ लेकर जमींदार का सामना करने की कोशिश करते। ठीक है, कि सारे इकट्ठे हो जाओ, एकजुट होकर जमींदार का सामना करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर्स एट द एंड ऑफ द पोयम। अब जो पोयम के लास्ट में गोपी गांव वालों के साथ में जश्न मना रही है, उसका सिग्निफिकेंस यानी कि उसका महत्व क्या है वो आपको बताना है। तो आंसर, इट शोज दैट गॉडनेस एंड काइंडनेस विन इन द एंड। यह दिखाता है कि अच्छाई और जो दया होती है वो हमेशा जीतती है लास्ट में। इट आल्सो हाईलाइट गोपीज लव फॉर हर विलेज एंड हर सेल्फलेस यूज ऑफ द ब्रश टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स। और यह गोपी के अपने गांव के प्रति प्रेम और ब्रश से के यूज से दूसरों की भलाई के भाव को भी उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंपेयर गोपीज यूज ऑफ मैजिक ब्रश टू हाउ द जमींदार वुड हैव यूज इट। तो गोपी के ब्रश के यूज की तुलना आप जमींदार से करिए कि जमींदार उसको कैसे यूज करता। तो आंसर, गोपी यूज द ब्रश टू हेल्प द पुअर एंड ब्रिंग जॉय while the जमींदार wanted to use it to get wealth and power for himself। अब गोपी ने जो ब्रश का यूज किया वो गरीबों की मदद करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए किया, खुशी के लिए, जबकि जो जमींदार है वो उसका यूज केवल अपना खुद के पैसे और पावर के लिए करना चाहता था या करता। गोपीज यूज वाज जनरस एंड काइंड बट द जमींदार यूज वुड हैव बीन ग्रीडी एंड हार्मफुल। तो जो गोपी उसका यूज कर रही थी वो क्या था, वो जेनरस और काइंडनेस मतलब दयालु और उदार था उसका यूज, लेकिन जमींदार का क्या कैसा था, लालची और नुकसानदेह दूसरों के लिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट गोपीज कैरेक्टर बेस्ड ऑन हर रिफ्यूजल टू फॉलो द जमींदार्स ऑर्डर्स। अब जमींदार का आदेश मानने से इनकार करने के आधार पर जो गोपी का कैरेक्टर है उसके बारे में आपको क्या पता चलता है। तो आंसर, गोपी इज ब्रेव ऑनेस्ट काइंड एंड डिटरमाइंड। गोपी कैसी थी, साहसी, ईमानदार और दयालु और दृढ़। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ है। सी वैल्यू हेल्पिंग अदर्स ओवर फियर एंड प्रेशर एंड सी स्टे ट्रू टू हर मोरल इवन व्हेन थ्रेटन। वह दूसरों की मदद को डर या दबाव से ऊपर रखती है और खतरे में भी अपने जो उसके मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन पर वो कायम रहती है क्योंकि उसके ऊपर खतरा था तब भी। क्वेश्चन 6, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। तो जो टाइटल का पोएम का टाइटल है उसको आपको जो उसकी अप्रोप्रिएटनेस है, उपयुक्तता है, उसको साबित करना है। ठीक है, जस्टिफाई करना है। आंसर, द टाइटल द मैजिक ब्रश ऑफ द ड्रीम्स। जो टाइटल है सपनों का जादुई ब्रश, मैजिक ब्रश ऑफ द ड्रीम, इज अप्रोप्रिएट बिकॉज, ये उपयुक्त है क्योंकि द ब्रश फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द पुअर पीपल बाय टर्निंग हेल्पफुल ड्राइंग इनटू रियल थिंग्स। क्योंकि ये क्या करता है, जो गरीब हैं उनके सपनों को पूरा करता है। ठीक है, और जो उनकी जितनी भी उनकी वो होती हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, उनको सच्चाई में बदलकर। इट ब्रिंग होप एंड चेंज थ्रू काइंडनेस एंड इमेजिनेशन। तो ये क्या कर रहा है, ये दया और कल्पना के जरिए उम्मीद और परिवर्तन लाता है, चेंजेज लाता है। क्वेश्चन 7, इफ यू हैड द मैजिक ब्रश हाउ वुड यू यूज इट इन टूडेज वर्ल्ड। अगर आज के समय में आपके पास जादुई ब्रश हो तो उसका आप यूज कैसे करते। तो आंसर है, आई वुड यूज द ब्रश टू पेंट फूड फॉर द हंग्री, होम्स फॉर द होमलेस, मेडिसिन फॉर द सिक एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू
एजुकेशन। तो मैं इससे भूखों के लिए खाना, बेघरों के लिए घर, बीमारों के लिए दवाइयाँ और जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है उनके लिए किताबें बनाता। आई वुड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस फॉर दोज इन नीड। तो मैं जो ज़रूरतमंद है उनके लिए दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता। तो ये आपके मेन क्वेश्चन आंसर सारे फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, इसी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना था। अगर आप ये इतना पार्ट 7-8 मिनट का पार्ट के भी आप एग्जाम टाइम में देखोगे तो आपको लर्न करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, जिससे कि आपको फट से लर्न भी हो जाएगा और आपको देर तक याद भी रहेगा, क्योंकि आप मेन आंसर्स का जीस्ट समझे हो, क्वेश्चन आंसर्स का। रटना सॉल्यूशन नहीं होता है, समझना सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको फिर फाइनली बाद में भी आसानी से मिल जाए एग्जाम टाइम में जब आप लर्न करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न द वर्ब ड्रॉ द डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो यहाँ पर वर्ब दी गई है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रू, ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉइंग, ड्रो, हर एक कॉन्टेक्स्ट में इसका जो मीनिंग है वो अलग है। तो मैच द सेंटेंस इन कॉलम इन द अप्रोप्रिएट मीनिंग इन कॉलम 2। तो हर एक को जो जहाँ पे हर सेंटेंस में जो ड्रो, ड्रू, ड्राइंग का मीनिंग है वो आपको अप्रोप्रिएट से मैच करना है कॉलम 2 के साथ में। तो जो हमने ऑलरेडी मैच कर रखा है, यहाँ पर ड्रू का मतलब है गो टू रिएक्शन, यहाँ पर ड्रॉ का मतलब है अट्रैक्ट, यहाँ पर ड्रॉ का मतलब है एब्जॉर्ब, यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है मूविंग, यहाँ पर ड्रू का मतलब है पुल्ड आउट, और यहाँ पर ड्रू का मतलब है यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है ओपन, और यहाँ पर है पुल्ड आउट लास्ट में। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे सेंटेंस आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि इसके हर सेंटेंस में ड्रॉ का डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्यों है। देखिए, एक आपको यहाँ पर पजल मिल गई क्रॉसवर्ड, ये हमको फिलअप करनी है। ये हमें अक्रॉस कैसे भरना है और ड्रॉ डाउन कैसे भरना है, चलिए इसको हमने आपके लिए फिलअप कर रखा है। आप इसको देख के पहले खुद से ट्राई करिए और इसको देख के फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन इसकी हेल्प लीजिए, बट उतनी हेल्प लीजिए जितने में आपको काम चल जाए। कंप्लीट इससे नहीं भरना है आपको, खुद से भी आपको अपना माइंड यूज करना है। देर आर सर्टेन एक्सप्रेशन दैट कन्वे सडन फीलिंग और रिएक्शन। कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं जो सडन फीलिंग या रिएक्शन दिखाती हैं। दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस ए वेराइटी ऑफ इमोशन एंड थॉट्स। एग्जाम्पल, ही विस्पर्स हश। तो कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी सडन या फीलिंग हो या इमोशन हो या कोई रिएक्शन हो उसको शो करती हैं कुछ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो वही कुछ जैसे यहाँ पे हंस दिया गया है। हंस क्या है? डिनोट द एक्ट ऑफ साइलेंसिंग समवन, कि कोई बिल्कुल शांत चुप बैठा है उसके लिए हंस वर्ड यूज हुआ है। अब आपको नीचे दे रखे हैं, नाउ मैच द एक्सप्रेशन इन कॉलम 1 विद वाट इमोशन और रिएक्शन दे कन्वे इन कॉलम 2। तो यहाँ पे आपको कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है कि क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये तो आपके जिगजैग वे में है और ये आपके रियल आंसर्स हैं। ठीक है, तो फ्यू क्या होता है? रिलीफ, ये है रिलीफ, ये आपका फ्यू हो गया। ये क्या होता है? ये होता है आपका अलार्म। ठीक है, ओच क्या होता है? ओच होता है आप आउच, जैसे आप करते हो पेन में। yippee क्या होता है? yippee होता है आपका डिलाइट। ओप्स क्या होता है? उप्स, सरप्राइज। और हे क्या होता है? एक लास्ट बचा है आपका अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, हमने क्या छोड़ा? मिस्टेक छूट गया हमारा, सॉरी, इसको दोबारा करते हैं। मिस्टेक छूटा ना हमारा। हाँ, yippee क्या होता है? yippee है आपका डिलाइट। वो क्या है? वो है आपका सरप्राइज। उप्स है आपका मिस्टेक, और हे है आपका अट्रैक्ट अटेंशन। ये सारे सही भर रखे हैं, आप इससे देख के मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव क्रिएट सेंटेंस यूजिंग एनी 5 एक्सप्रेशन। उन 5 एक्सप्रेशन को, किसी भी 5 को यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर हमने बना रखे हैं, जैसे फ्यू, आई फिनिश द एग्जाम जस्ट इन टाइम। उफ, मैंने परीक्षा बस समय पर पूरी कर ली। एक, देयर इज माउस अंडर द टेबल, मेज के नीचे चूहा है। औच, आई एक्सीडेंटली बिट माई टंग वाइल ईटिंग। आय, औच, खाते समय मैंने गलती से अपनी जीभ काट ली। yippee, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल पिकनिक टुमारो।
तो केवल yippee ये हम कल स्कूल पिकनिक पर जा रहे हैं, मजे का अनुभव। ओप्स, आई ड्रॉप्ड ग्लास वाइल वॉशिंग डिशेस, अरे बर्तन धोते समय मैंने गिलास गिरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू 5 स्पीकर स्पीक अबाउट मैजिकल पावर दे विश फॉर। आपको 5 स्पीकर को सुनना है, वो जो अपनी अपनी मैजिकल पावर वे चाहते हैं। एज यू लिसन मैच स्टेटमेंट 1 to 7 स्पीकर 1 to 5। तो ये 7 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, इनमें से आपको पांचों स्पीकर से मैच करनी है, ठीक है। देर आर 2 स्टेटमेंट यू डू नॉट नीड ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 152। तो चलिए आपको 5 स्पीकर का मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको मैच करके दिखाते हैं, ठीक है। ये रहे 5 स्पीकर। स्पीकर 1, इफ़ आई कुड हैव एनी मैजिकल पावर आई वुड चूज द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अगर मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती तो मैं भविष्य बताने की शक्ति चुनता। इमेजिन बीइंग एबल टू सी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिफोर टाइम। सोचिए समय से पहले लाभ और हम प्रॉफिट या लॉस को देखकर फैसला लेना। आई कुड मेक बेटर सेविंग एंड सिक्योरिंग माई बिजनेस। मैं बेहतर बचत और अपना जो बिजनेस है उसको सेव करता। प्लस आई वुड लाइक इड यूज इट टू हेल्प अदर्स मेक वाइज फाइनेंशियल डिसीजन एज वेल। और साथ ही दूसरों को भी मैं बहुत समझदार फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता। स्पीकर 2 क्या कह रहा है? आई थिंक हैविंग द पावर टू लर्न इंस्टेंटली विदाउट बाई अमेजिंग। वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुरंत सीखने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। एग्जाम वुड बी ईजी एंड इड हैव मोर टाइम फॉर एक्टिविटीज आई एंजॉय लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो इससे क्या होता, एग्जाम बहुत आसान हो जाते और जो मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, खेलने के लिए बहुत ज़्यादा समय मुझे मिल जाता। इफ़ आई कुड रिमेंबर एवरीथिंग इट वुड मेक, करे ये सब एक जगह हो गए, इट वुड मेक लाइफ सो मच ईजियर। ये अलग अलग कर लेना आप इसको, ठीक है। गलती से इनके सबके बीच के स्पेस गायब हो गए। तो इट वुड मेक लाइफ सो मच ईजियर। तो इससे क्या होता, अगर मैं सब कुछ याद रख पाता तो जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती। स्पीकर 3 क्या कह रहा है? आई वुड वांट द पावर ऑफ फ्लिंग। मैं उड़ने की शक्ति चाहता। इमेजिन बीइंग टू एबल सी द वर्ल्ड फ्रॉम अप अबव क्लियरली। सोचिए ऊपर से दुनिया का मैं बिल्कुल साफ नज़ारा देखना चाहता। आई वुड बी एबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली विदाउट यूजिंग एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट वुड बी ए ड्रीम कम ट्रू। अब मैं दुनिया में कहीं से कहीं भी बिना किसी उसके ट्रांसपोर्ट के तुरंत पहुंच जाता। यह सपना सच हो जाता। स्पीकर 5 बोल रहा है, एट माई एज इड लव टू हैव द पावर ऑफ हीलिंग। मेरी उम्र में मैं क्या, जो हीलिंग की पावर होती है वो चाहता, कि किसी बीमारी से ठीक होने की। देयर आर सो मैनी एके एंड पेन्स दैट कम्स विद ग्रोइंग ओल्ड बट इट्स नॉट जस्ट फॉर मी। उम्र बढ़ने के साथ कई सारे दर्द और परेशानियाँ आती हैं, लेकिन यह शक्ति सिर्फ मेरे लिए नहीं। इफ़ आई कुड हील अदर्स टू आई इड हेल्प माई फैमिली स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। तो वो कह रहा है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं होता, अगर मैं दूसरों को भी ठीक कर पाता तो अपने परिवार को हेल्दी और हैप्पी रखता। अब स्पीकर 5, इफ़ आई हैड ए मैजिकल पावर इड वांट कंट्रोल ओवर द वेदर। अब वो कह रहा है अगर मेरे पास जादुई शक्ति होती तो मैं क्या, वेदर को कंट्रोल करना चाहता। वी डिपेंड सो मच ऑन रेन्स विद दिस पावर आई कुड इंश्योर दैट, नीचे गायब हो गया इसमें, हाँ, इंश्योर दैट क्रॉप्स ऑलवेज गेट द राइट अमाउंट ऑफ रेन एंड सनशाइन। तो वो कह रहा है अगर मेरे पास जादुई शक्ति होती तो मैं मौसम पर नियंत्रण करना चाहता। हम बारिश पर बहुत निर्भर करते हैं। इस शक्ति से मैं फसलों को हमेशा सही अमाउंट में बारिश और धूप दिला सकता हूँ। तो अब आप देखिए मैच करेंगे जब हम, ये हमारा सबकी पावर का मैचिंग है। पावर ऑफ हीलिंग एलिमेंट फोर्थ बोल रहा है। एबिलिटी टू एंड पॉवर्टी इन वर्ल्ड फर्स्ट कह रहा है। पावर टू कंट्रोल द वेदर एज पर नीड फिफ्थ बोल रहा है। एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन ये भी फर्स्ट बोल रहा है। पावर टू प्रिडिक्ट वंस ऑन फ्यूचर क्लियरली ये भी फर्स्ट कह रहा है। एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली ये सेकंड बोल रहा है। और पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल ये थर्ड स्पीकर कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एक दे रखा है लेट अस स्पीक। इंटोनेशन होता क्या है कि इज द राइज एंड फॉल ऑफ द स्पीच ऑफ टोन वाइल स्पीकिंग। जब हम बात करते हैं तो कभी आवाज़
स्लो वॉइस में कभी तेज होती है, पिच जो घटती बढ़ती है उसको इनोटेशन कहते हैं, ठीक है। द फॉलिंग टोन इन फॉल पिच वॉइस फ्रॉम हाई लेवल टू ए लो लेवल, ये क्या होता है, हाई कभी आवाज़ आपकी तेज होगी, कभी पिच लो होगी। इट मार्क द फॉलिंग टोन जनरली यूज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉलिंग टोन हमेशा जनरली कहाँ पे यूज होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज होती है। सच सेंटेंस आर यूज इन स्पीच फॉर डिफरेंट कम्युनिकेटिव पर्पजेज। तो देखिए यहाँ पर हम ये सेंटेंस किस लिए यूज करते हैं, अलग अलग अपने पर्पज के लिए। टू एक्सप्रेस ए कमांड और एन इंस्ट्रक्शन, कहीं कभी हमें कमांड देनी होती है तो किसी को जोर से देंगे, किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है तो प्यार से देंगे, किसी से कुछ पूछना है या किसी को वार्निंग देनी है तो उसकी टोन हमारी अलग होती है। तो ये क्या होती है, इंटोनेशन होता है। राइज एंड फॉल इन पिच। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट विद द फॉलोइंग टोन। कम हियर, सी दिस मैजिक ब्रश, पेंट माई फुट नेस्टल, गो फेस समराइज। ये आपको खुद से अपनी स्पीच में बोलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क इन पेयर, टेक टर्न्स टू मेक रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। तो देखिए फॉर्मल सिचुएशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो देखिए मैं आपको बता दूं, फॉर्मल रिक्वेस्ट वो होती है जो हम किसी ऑफिस, स्कूल या किसी भी दूसरे संस्था आदि से एक डिसिप्लिन और एक रूल्स के अंतर्गत सम्मानजनक तरीके से की जाती है, जैसे कि कोई लेटर देके, कोई आदेश देके, कोई विनती पत्र देके। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट वे होती हैं जैसे हम किसी दोस्त, परिवार या किसी को हम जानते हैं उन लोगों के बीच में जो हम जनरल लैंग्वेज में हम बातचीत करते हैं, ठीक है। किसी से कोई हम बात कर रहे हैं, कोई हम निवेदन कर रहे हैं, वो होती है हमारी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो आई होप कि आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का फ़र्क पता चल गया होगा कि फॉर्मल रिक्वेस्ट हम किसको देते हैं और इनफॉर्मल हम किसको देते हैं। तो अब करना क्या है आपको, यू मे यूज द फॉलोइंग फ्रेज व्हेन यू मेक द रिक्वेस्ट। तो जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आप किसी से करते हैं तो फॉर्मल किससे करनी है आपको पता है, और इनफॉर्मल किससे करनी है वो भी आपको पता चल गया। तो आप ये वर्ड इस तरह से स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं बिफोर डूइंग एनी रिक्वेस्ट। चलिए लेट अस राइट इमेजिनेटिव एसे एज ए टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग वेयर द। देखिए मैं आपको अब इसको बता देता हूँ इमेजिनेटिव एसे होता क्या है, ठीक है। आप इसको बाद में पढ़ लेना। माई लाइफ एज इकोफ्लेस, मैं आपको इसके वैसे बताता हूँ कि होता क्या है, इसमें है क्या एक्चुअल में, पढ़ना आपको ही है। जैसा कि आप इमेजिन वर्ड से ही सोच रहे हो कि कल्पना, ठीक है, किसी चीज़ की आप कल्पना कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, रचना कर रहे हो खुद से, ठीक है। किसी कहानी को, किसी घटना को या किसी भी विषय को अपनी मन मर्जी के अनुसार आप प्रेजेंट करने की, तो वो होती है आपकी इमेजिनेशन। जैसे कि आप बर्ड बन गए किसी कहानी में, कि मैं बर्ड बन गया, मैं बर्ड की तरह उड़ रहा हूँ, ये होते हैं इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें चीज़ें जो लिखी गई हैं वो वास्तविकता से कोई रिलेशन हो उनका, ठीक है। ये कल्पना के आधार पर ही इसमें वर्ड गढ़े जाते हैं। तो वो होती है इमेजिनेटिव एस्से। तो उसमें उसका सच्चाई से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, वे होते हैं आपके इमेजिनेटिव एस्से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द गिवन चेकलिस्ट बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड अंडरलाइन द व्हाट इज इमेजिनेटिव एस्से इंक्लूड शेयर आंसर योर क्लासमेट एंड टीचर। तो आगे हमने इसका कर रखा है आपका, देखिए आपको पता चल गया अब कि इमेजिनेटिव एस्से होता क्या है। जैसा मैंने बताया, आपकी सोच, आप कल्पना कर रहे हो, सोच कर रहे हो, किसी चीज़ की रचना कर रहे हो, रचनात्मकता आपको कर रहे हो, कहानी में पात्र आप खुद बन जा रहे हो, कोई चिड़िया बन जा रहे हो, आप शेर बन जा रहे हो, आप इमेजिनेशन करके जो कर रहे हो वो होता है इमेजिनेटिव एस्से। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको पूरा जो ये पूरे के पूरे आइडियाज दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर दिया हुआ है। द सैम्पल एस्से ऑन माई लाइफ एज इकोफ्लैश डेमोस्ट्रेट हाउ टू राइट एन इमेजिनेटिव एस्से। यहाँ पर आपको जो माई लाइफ एज इकोफ्लैश दे रखा है वो डेमोस्ट्रेट करके दिखा रखा है कि इमेजिनेटिव एस्से कैसे लिखते हैं। बिलो इज ए चेकलिस्ट बेस्ड ऑन द गिवन एस्से। यहाँ पर नीचे चेकलिस्ट है, जैसे टाइटल क्या होगा उसका, माई लाइफ एज फ्लैश इकोफ्लैश। इंट्रोडक्शन क्या है, ये उसके इंट्रोडक्शन के हो गए। कैप्टिव ओपनिंग सेंटेंस हो गया, क्लियर मैन आइडिया अनसेटिंग हो गई, इस्टेब्लिशमेंट प्लेफुल एडवेंचरस टोन हो गई, इंट्रोड्यूस नरेटर कि नरेटर कौन है। अब सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट हो गया, जगह क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, डिस्क्राइब नेबर, नेचर, सीक्रेट पावर, टाइम फ्रेम इज प्रेजेंट, और इंट्रोड्यूस ये इंक्लूड इमेजिनेटिव एलिमेंट्स लाइक मैजिक सीड्स, इसमें मैजिक सीड दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टर कौन कौन है, करेक्टर यहाँ पे बता दिए। सेंट्रल आइडिया क्या है इसका आपके एस्से का, ठीक है।
जैसे क्लियर फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने का यहाँ पर क्लियर फोकस किया गया है। लॉजिकल फ्लो ऑफ इवेंट्स, लैंग्वेज और स्टाइल कैसी है वो आपको बताई। रिजोल्यूशन कैसा है वो इसमें दिखा रखा है, क्या क्या उसमें रिजोल्यूशन है। कंक्लूजन क्या है, रिफ्लेक्टिव एंडिंग है, लीव्स स्ट्रॉन्ग फाइनल इंप्रेशन। तो इस तरह से आप ऐसे कि ये सारे पार्ट्स होते हैं, इनमें इसको डिवाइड करके बता रखा है कि उसमें क्या क्या है। तो इस तरह से आप भी इमेजिनेटिव ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपको खुद से करना है। राइट एन इमेजिनेटिव ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये करना तो आपको खुद से है, बट मैंने आपके लिए दोनों पे ही लिखना, आपको एक पे, बट मैंने दोनों पे ही आपको इमेजिनेटिव ऐसे लिख के दे रखा है। ठीक है, आप दोनों यहाँ से देख सकते हैं। द फ्लाइंग स्कार्फ जर्नी, इसको आप पढ़िए खुद से। और एक है द बुक ऑफ टाइम, इसको भी आप खुद से पढ़िए। दोनों इमेजिनेटिव ऐसे मैंने आपको करके दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। हैव यू हर्ड ऑफ इंडियाज फेमस मैजिशियन पीसी सोकारसर? He is known as one of the world's greatest magician and perform live magic show in front of audience and on television internationally। तो देखिए, जो पीसी सरकार सीनियर है, ये ग्रेट मैजिशियन थे इंडिया के हमारे, जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने मैजिक के लिए फेमस थे। और ये लाइव मैजिक शो भी दिखाते थे, जो कि ऑडियंस को टेलीविज़न पे भी और डायरेक्ट भी। ठीक है, ही वाज अवार्डेड पद्मश्री ऑन 26 जनवरी 1964 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड मैजिक। पूरे वर्ल्ड मैजिक के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 26 जनवरी 1964 को। अब ये पीसी सरकार सीनियर थे कौन, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनका पूरा नाम था प्रोतुल चंद्र सरकार। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध जादूगर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 फेब 1913 को बंगाल में हुआ था, और 6 जैन 1971 को इनका निधन हुआ। ठीक है, उन्होंने अपने इंद्रजाल, इनका इंद्रजाल एक शो था, उससे पूरी दुनिया में भारतीय जादू को पहचान दिलाई थी। ठीक है, इनके शो का नाम था इंद्रजाल। पीसी सरकार है ये। और भारत सरकार ने उन्हें 1964 में, तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, 26 जन 1964 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तो वो जो थे अपने तमाम चमत्कारी करतब, जैसे हवा में लकड़ी को उड़ाना, ठीक है, शानदार मंच सज्जा के लिए मशहूर थे। और उसके बाद में उनके बेटे ने भी जादूगरी में नाम कमाया, इसलिए सीनियर जूनियर यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। देखिए, वुड कैन आल्सो प्ले ट्रिक्स, सॉरी, वर्ड कैन आल्सो प्ले ट्रिक्स। रीड द रिडल अबाउट रिंग थिंग्स दैट सीम्स टू बी अनरियल एंड फाइंड व्हाट दे रेफर टू। तो यहाँ पर रिडल दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ना है, बताना है। आई कैन फिल ए रूम बट आई टेक अप नो स्पेस। मैं रूम को फिल कर सकता हूँ लेकिन जगह नहीं घेरता। आई एम ऑफन हर्ड बट नेवर सीन व्हाट आई एम। सुना जा सकता हूँ, देखा नहीं जा सकता। ये क्या है? साउंड है। द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड व्हाट आई एम। आपके फुट स्टेप आप आगे भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो। पीछे छोड़ते चले जाते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। हूँ कौन? फुट स्टेप है। आई हैव सिटीज बट नो हाउसेज, आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्रीज, हु एम आई? मैप। देखिए, इसमें सिटी भी है मैप में, फॉरेस्ट भी है, घर भी है, घर नहीं है। कि आई हैव सिटीज बट नो हाउस, आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्रीज। फॉरेस्ट भी दिखाए जाते हैं मैप में लेकिन ट्री नहीं। तो आई एम टॉल व्हेन आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड। इन ए डार्क रूम माई स्टोरी इज टोल्ड। ये क्या है? कैंडल। जब वो छोटी मतलब यंग होती है तो कैसी होती है? जब नई नई लगाते हो तो लंबी होती है, और जैसे ही वो बूढ़ी, मतलब जैसे ही वो जलाते हो उसका समय बीतता जाता है तो वो बूढ़ी होती है और वो छोटी होती चली जाती है। चलिए, अभी यू आर आस्क्ड टू क्रिएट ए मैजिकल ऑब्जेक्ट। आपको एक मैजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। व्हाट ऑब्जेक्ट वुड यू क्रिएट? क्या आप क्या क्रिएट करेंगे? मेक ए ड्राइंग विद ऑल द डिटेल मेंशन इन स्पेशल क्वालिटी ऑन द सेम सीट। आपको सारी की सारी स्पेशल क्वालिटी सेम सीट पे एक पे ही आपको बना देनी है। पुट अप द सीट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, और उसको डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम जैसे मैं बता देता हूँ, ग्लो स्फीयर। ठीक है, ग्लो स्फीयर आप बना सकते हैं। इसमें सजेशन हमारी तरफ से, ग्लोइंग क्रिस्टल बॉल विद स्टार्स एंड स्विरलिंग मिस्ट इनसाइड। एक ग्लोइंग क्रिस्टल बॉल होगी जिसके अंदर स्टार्स और स्विरलिंग अंदर उसके दिख रहे होंगे। स्पेशल क्वालिटी क्या होगी? इट ग्रांट्स वन विश ए डे बट ओनली इफ द विश इज काइंड एंड हेल्प समवन एल्स। ये क्या करता है? हर दिन एक इच्छा पूरी करता है। ठीक है, लेकिन केवल तब जब वह इच्छा किसी
दूसरे की मदद या भलाई के लिए हो, खुद के लिए नहीं। द ग्लो स्फीयर ग्लोज ब्राइटर एवरी टाइम ए गुड डीड इज डन। तो जो ये ग्लो स्फीयर है, हर बार जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो ये और ज़्यादा चमकने लगता है। तो इस तरह से आप एक बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट फिनिश हो जाता है। जो मेन क्वेश्चन थे उन पे हमने ज़्यादा एम्फेसाइज किया, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे उनको हमने फटाफट किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और ये तो ज़रूर आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। अगर आपको अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।